हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे WTO। ये क्लास हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास और होगी। उस क्लास में हम बजट देखेंगे। बजट से संबंधित जितनी भी शब्दावलियां हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, इसका प्राइमरी घाटा, है ना। इसके बाद और भी जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें FRBMA एक्ट में क्या है। फिर हम देखेंगे आयात निर्यात, देश की स्थिति, उत्पादन में देश की स्थिति, वो सारी चीजें जितना भी डेटा वाला है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर इकोनॉमिक्स हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज समझते हैं WTO क्या होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड मतलब व्यापार। दुनिया भर में जो व्यापार हो रहा है उन व्यापार के लिए कुछ तो नियम होने चाहिए। अगर नियम नहीं होते हैं, ठीक है, तो कोई फॉलो नहीं करता और फिर सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। तो ऐसा माना गया है कि व्यापार के कुछ नियम होने चाहिए जिसको सारे देश फॉलो करें, जिससे कंपटीशन भी बराबर का बना रहे और प्रोत्साहित हो देश, भरोसा भी बढ़े एक दूसरे में। इसके लिए क्या हुआ, 1947 में एक संस्था बनी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसको ट्रेड एंड टैरिफ्स भी बोल सकते हैं, गेट करके एक संस्था थी। गेट के पहले आपको पता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, वित्त को संभालने के लिए तो दो संस्थाएं बन चुकी थी। कौन कौन सी? IMF और वर्ल्ड बैंक। लेकिन व्यापार जिससे दुनिया में वित्त आ रहा है या वित्त का इधर से उधर हो रहा है, उसके लिए कोई संस्था उस टाइम नहीं बनी। ये 1945 में बन गई थी। ब्रेटन वुड्स की संतानें बोला जाता है इनको। ब्रेटन वुड्स एक सम्मेलन हुआ था। इन पे IMF और वर्ल्ड बैंक पे एक PDF दे देंगे तो आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। उस पर तो फैक्चुअल चीजें पूछते हैं। अब ये संस्था जब आपकी बनी तो इसने कुछ नियम बनाए, लेकिन इसने नियम केवल और केवल वस्तु व्यापार पे बनाए, क्योंकि उस टाइम पे सेवा व्यापार इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। अब सेवाएं बहुत ज्यादा हो गई। जैसे इंडिया में देखो तो इंडिया में सर्वाधिक कमाई सेवाओं से हो रही। दुनिया भर में जो विकसित और विकासशील देश हैं, तो सर्वाधिक योगदान दुनिया की अर्थव्यवस्था सेवाओं का। इंडिया में तो 54 से 56% तक GDP का योगदान किसमें है? सेवाओं का है। तो सेवाओं का ये प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, केवल वस्तुओं के व्यापार को क्या कर रही थी? विनियमित कर रही थी। तो क्या हुआ, 1986 से 94 के बीच में उरुग्वे दौर की एक वार्ता चली। दुनिया भर के जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, HOG, इनके बीच में, या मंत्री जो थे, वित्त मंत्री हो गए या ट्रेड से रिलेटेड, इनकी एक मीटिंग्स चली। इसमें इन लोगों ने इसी की जोर दिया कि एक और संस्था होनी चाहिए जो हर चीज देखे, ना केवल वस्तु सेवाएं देखे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देखे, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह ये सब देखे, इंडस्ट्रियल डिजाइन वगैरह। तो ये काम चल रहा था, बातें होती रही हैं, पेपर तैयार होते रहे, और फिर इसका मार्ग प्रशस्त हुआ कि WTO बनना चाहिए। 1994 में मोरक्को के मराकेश में समझौते पे हस्ताक्षर हुए और 1 जनवरी 1995 से WTO ने कार्य करना शुरू किया। तो ये क्वेश्चन आता है कि WTO कब बना? तो 95, 1 जनवरी 1995 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद हुआ था। क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। व्यापार किसी भी चीज का हो सकता है। आगे चलते हैं। भारत 1947 में गेट का भी संस्थापक सदस्य था, और जब WTO बना 1995 में तो उसका भी संस्थापक सदस्य था। अब इसके WTO की क्या संरचना देख लेते हैं। क्या है? टैरिफ तो आप जानते हैं क्या होता है। टैरिफ मतलब जो आप टैक्स लगाते हो उसे बोलते हैं टैरिफ, ठीक है। शुल्क लेते हो, प्रशुल्क लेते हो। तो संरचना क्या है? पहला होता है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, सबसे ऊपर हेड होता है। इसमें मंत्री या किसी देश का हेड ऑफ द गवर्नमेंट या मंत्री हेड होता है इसका, ठीक है। तो आपके देश का प्रतिनिधि एक मंत्री कर रहा है, बाकी देशों के प्रतिनिधि भी उसके मंत्री हैं उस डिपार्टमेंट के। इनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन। इसी में ही जितने भी निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं, आगे की नीतियां डिसाइड की जाती हैं। तो सर्वोच्च निर्णय की बॉडी यही है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। इसके नीचे, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस के जस्ट नीचे होती है आपकी जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल में क्या होता है आपका? इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं ना मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में, तो जनरल काउंसिल का काम होता है इन निर्णयों को लागू करना, देखना कि सारे निर्णय सही से लागू हो रहे हैं कि नहीं, एक काम। फिर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी होती है। अगर विवाद हो रहा है किसी भी प्रकार का, जैसे अमेरिका कई बार इंडिया के खिलाफ चला जाता है, तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में जाता है। ये बॉडी फिर डिसाइड करती है कि विवाद सही है कि नहीं, और आदेश देती है कि आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक होता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ये तीनों सेम लेवल के हैं, ठीक है। ये 3 अंग हैं इसके। सबसे ऊपर ए, उसके जस्ट नीचे 3 चीजें।
ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी क्या काम करती है? जो इन्होंने नीतियां बनाई, जो पॉलिसी बनाई, तो इसकी मीटिंग हर साल में 2 साल में होती है। वो ये रिव्यू करते हैं कि आपकी जो नीतियां हैं, व्यापारिक नीतियां हैं जो डब्ल्यूटीओ की हैं, वो आप सही से लागू कर रहे हो कि नहीं, और जो पॉलिसी है वो भी सही से वर्क कर रही है कि नहीं। तो ये रिव्यू बॉडी है। अब मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। सर्वोच्च प्राधिकरण है, सभी सदस्य देशों के इसमें प्रतिनिधि होते हैं, सभी प्रमुख निर्णय यही लिए जाते हैं, और हर 2 वर्ष में इनका मिलना आवश्यक होता है। आगे, जनरल काउंसिल मतलब सामान्य परिषद, मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में जो निर्णय लिए जाते हैं उनको ये लागू करवाती है। सारी बातें हो चुकी हैं पहले। विवाद समाधान निकाय और व्यापार नीति समीक्षा निकाय, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की बात हो रही है। यह विवादों का समाधान करती है और व्यापार नीतियों की लगातार समीक्षा करती है। 2 अलग अलग बॉडी हैं, विवाद समाधान निकाय अलग है और व्यापार नीति समीक्षा निकाय अलग है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी क्या, विवादों का समाधान करती है और व्यापार नीतियों की ये समीक्षा करती है, व्यापार नीति समीक्षा निकाय। समझौते देख लो अभी तक क्या क्या हुए। तो जब इसका पहली बार सम्मेलन हुआ, इसके बाद एक बाली सम्मेलन हुआ था, वहां पे बहुत अच्छे समझौते हुए थे। उस समझौते में क्या बोला कि जो डेवलप्ड कंट्री है, डीसी मतलब डेवलप्ड, और यूडीसी मतलब अंडर डेवलप्ड, एलडीसी मतलब लीस्ट डेवलप्ड। तो ये हो रही अमेरिका यूरोप की बात, ये हो रही इंडिया चाइना वगैरह की बात, और ये हो रही अफ्रीकन कंट्रीज के जो देश हैं उनकी बात। आजकल पाकिस्तान को भी इसमें भी रख सकते हो आप लोग, इनकी भी हालत ऐसी बदतर है। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनको बोला गया कि आप 36% तक प्रशुल्क, जो आपका कर है, कस्टम ड्यूटी है, और भी प्रकार के जो 2 टाइप के बैरियर्स होते हैं, एक होते हैं टैरिफ बैरियर, दूसरे होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर, क्या अंतर होता है? टैरिफ बैरियर में आप शुल्क लगाते हो और फिर आपके देश में कोई भी चीज आ सकती है बाहर से। नॉन टैरिफ में आप कोटा लगा देते हो, ये चीज आप ला सकते हो, इतने % तक ला सकते हो। उसके बाद जैसे ही उतना कोटा पूरा होगा, 100 कारें आप इंडिया में ये बेच सकते हो, उसके ऊपर फिर आएगी नहीं, चाहे जो हो जाए। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स पहले बहुत होते थे। डब्ल्यूटीओ बनने के बाद नॉन टैरिफ बैरियर्स धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं, अब टैरिफ बैरियर्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे चाइना की बहुत सारी चीजों सीधा बैन ही कर देते हैं, ये चीज नहीं आएगी। तो उसने बोला कि जो टैरिफ बैरियर्स है उनको 36, जो अभी तक हैं डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश हैं, आप उनको 36% तक अगले 6 वर्षों में कम करो। अब हो चुके हैं कम। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको बोला आप 24% तक कम करो अगले 10 वर्षों में। तो जो लीस्ट डेवलप्ड है इनको बोला कि आप कुछ भी कम मत करो, आप चलो, क्योंकि आप अभी तक आपका विकास ही नहीं हुआ। अब एक टर्म आता है, क्वेश्चन जहां से आते हैं वो यहां से आ गए। तो टोटल एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, एएमएस, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट। क्या होता है ना, जब आप सब्सिडी देते हो खासतौर से कृषि पे, तो अधिकतर विवाद इंडिया का दूसरे देशों से यही चलता है। कृषि सब्सिडी देते हो जब आप, तो दुनिया भर के देश है, डब्ल्यूटीओ बोलता है कि जो विकसित देश है वो 5% तक टोटल उत्पादन की सब्सिडी दे सकते हैं। उत्पादन भी आपका 2005 का मापा जाएगा। और जो विकासशील देश है वो 10% टोटल उत्पादन के, इससे ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। इंडिया किस किस पे देता है? फूड सिक्योरिटी एक्ट है, फूड सेफ्टी एक्ट, इस पे देता है, इसका एमएसपी पे भी देता है, प्रिक्योरमेंट प्राइस पे देता है, ये सब चीज़ें इंडिया। इसके बाद खाद वगैरह पे तो मिलती ही मिलती है, खाद पे देता है, बिजली पे देता है, पानी तो फ्री है ही है, उस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हर प्रकार की किसानों को सब्सिडी दी जाती है। तो अब देखना है कि किन चीज़ पे रोक है, किस पे नहीं है। तो इसके अंतर्गत वह कृषि सहायकी या सब्सिडी आती है जो व्यापार की दिशा को दुष्प्रभावित करती है। तो ये सारी जिसकी मैंने बात की है, ये सारी व्यापार की दिशा को दुष्प्रभावित करती है। इससे इंडिया में खाद्य पदार्थ सस्ते हो जाते हैं, तो दुनिया भर के देशों महंगे होते हैं, वो इंडिया में अपनी चीजें आयात नहीं कर पाते। ठीक है, ये उनको घाटा होता है। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिसर्च हो रहा है। तो अगर आप डीबीटी दे रहे हो, जो अभी किसान सम्मान निधि है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब पे सब्सिडी देते हो तो इससे क्या होता है, डिस्टॉर्ट होता है, जो व्यापार होता है वो डिस्टॉर्ट होता है, ऐसा डब्ल्यूटीओ मानता है। इंडिया इसका विरोध करता है। ठीक है, तो ये बोला है कि डेवलप्ड कंट्री 5% तक और अंडर डेवलप्ड कंट्री 10% तक सब्सिडी दे सकते हैं कुल उत्पादन की। अब इसमें 3 बॉक्स बने हैं, एक ग्रीन बॉक्स, टोटल है तो 4, बट बात जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 से ही आते हैं, इंपॉर्टेंट 3 ही है। ग्रीन बॉक्स क्या होता है?
इसमें कृषि व्यापार को नाम मात्र का प्रभावित करती है। इसमें जो सब्सिडी दी जाती है वो कृषि व्यापार को नाम मात्र की प्रभावित करती है। एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट, ठीक है, ये सब्सिडी का नाम है कि टोटल एग्रीगेट सबका मेजर करो कि क्या क्या सपोर्ट दिया जाए। तो इस ये एएमएस में ये वाली सब्सिडी शामिल नहीं की जाती। एग्जाम्पल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अंबर बॉक्स, यही सबसे खतरनाक है। इसमें क्या होता है, यह उत्पादन के आधार पर, मतलब जो आगत है, आगत क्या होती है, जब आपका फसल बोई जाती है तो आपने किस किस पे दे दिया है, बुवाई के टाइम पे खाद पे, कीटनाशक पे, बीज पर, बिजली पर और पानी पर, ये सारी सब्सिडी आपने दे दी। कहीं कहीं तो कृषि यंत्र भी प्रोवाइड करा देते हैं कि लो फ्री में। अब डीजल पर सब्सिडी दे दी। ये सारी सब्सिडी जब आपको मिल गई तो आपका क्या होगा, लागत कम आई। लागत कम आई तो जब आप फसल उगाओगे तो बाद में आपको बेचने पे भी दे दी, विपणन पे, कि अब आपकी ज़्यादा मूल्य में खरीद रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट खरीद, लागत यहाँ पे कम आई और गवर्नमेंट ज़्यादा एमएसपी दे दी आपको, प्रोक्योरमेंट प्राइस दे दी, जो गवर्नमेंट खरीदती है ना फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि दुनिया के देश ताकते रह जाते हैं, हमारा फसल हमारे किसान हमारे देश में बेच देते हैं। बाहरी देशों को जैसे ही मौका मिले कि उनकी फसल जो है महंगी आती है, अपने यहाँ सस्ती मिल जाती है अपने हिसाब से, प्लस यहाँ किसानों को प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। अगर यही चीज़ें किसानों को फ्री में ना दी जाए तो जो चीज़ 100 रुपये किलो बिक रही वो 300 रुपये केजी हो जाए। तो बाहरी देशों में वो 200 है, 150 है, तो वो तुरंत आके यहाँ पे आयात कर देंगे चीज़ें, है ना। ऐसे चलता है सिस्टम। ब्लू बॉक्स क्या होता है, कृषि उत्पादन, इसके बारे में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि उत्पादन को सीमित करने वाली सब्सिडी कौन सी है, तो ब्लू बॉक्स। इसमें उस सब्सिडी को रखा जाता है जिसमें यह बोला जाता है कि इसका उत्पादन इतना ही हो, तो ऐसी सब्सिडी दी जाती है कि इस फसल का उत्पादन इससे ज़्यादा ना हो, ये सीमित हो। इसको कभी कभी शामिल किया जाता है, कुछ परिस्थितियों में शामिल नहीं भी किया जाता है एएमएस में, ठीक है। डेवलपमेंट बॉक्स एक बना रखा है, बोला मैंने, ये अंडर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए है कि आप कोई भी सब्सिडी कहीं पे भी लो, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना विकास करो। अब आते हैं इसी में डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स करके एक शामिल किया गया, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू, ट्रिप्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, किससे रिलेटेड है, क्या है ये भी। तो डब्ल्यूटीओ ने शुरू किया। पेटेंट होता है कि अगर आपने कोई नई चीज की खोज की, जैसे वैक्सीन है, तो वैक्सीन की खोज की किसने, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की खोज की। तो अब ये कोवैक्सीन का अगर निर्माण करना है किसी और कंपनी को दुनिया की, तो वो इनसे क्या करेगी, पेटेंट इनके पास, कोवैक्सीन को मिल गया वो पेटेंट, वो क्या करेगी, अगर सेम चीज सेम फॉर्मूला सब निर्माण करना है तो इनसे उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा और एक रॉयल्टी इनको देनी पड़ेगी, हर बोतल पे इनकी फिक्स होती है, वो देंगे तभी इनका क्या करेंगे, ये बना पाएंगे। ऐसे चलता है। ये हो गए बौद्धिक संपदा अधिकार। तो इंडिया पहले 1970 में कानून था, अब इन्होंने दबाव डाला इसको बदलो, क्योंकि उस कानून में क्या था कि प्रक्रिया का वो था, पेटेंट होता था, प्रोडक्ट का नहीं होता था। तो अगर आपकी प्रक्रिया सेम है तो सेम प्रक्रिया कोई ना अपनाए, अगर अलग अलग दो प्रक्रियाओं से सेम प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो पेटेंट नहीं होता। और भी काफी लूप होल्स थे, दुनिया भर ने दबाव डाला तो इंडिया ने इसको फिर अमेंडमेंट किया 2005 में। एक कॉपीराइट होता है, 50 वर्षों तक के लिए होता है। आपने कोई चीज लिखी तो आपका कॉपीराइट हो जाए, संगीत है, वीडियो है, मूवी है, हर एक चीज पे आपका जो भी क्रियात्मक क्रिएटिव आपने किया उस पर आपको कॉपीराइट मिल जाता है। एक होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, जीआई टैग। पहले क्या है, ये शराब को ही मिलता था, अब तो हर एक चीज को इसमें शामिल कर लिया। इंडिया तो अपने यहाँ की जीआई टैग धड़ाधड़ देता है, पिछले साल 33 दिए हैं, ठीक है, 33 वस्तुओं को जीआई टैग मिले हैं। ट्रेडमार्क्स क्या होता है, व्यापार के लिए ट्रेडमार्क्स होता है, अपना एक ट्रेडमार्क्स इस कंपनी का, कोई कॉपी नहीं। ट्रेड व्यापार के कुछ सीक्रेट होते हैं, तो कभी कभी इंप्लॉय होते हैं ना, लीक कर देते हैं, तो उन पे मुकदमा चल जाता है अगर ट्रेड सीक्रेट्स आपने शेयर किए तो। इंडस्ट्रियल डिजाइन होती है, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट है, चिप है, कोई गाड़ी है, इनकी डिजाइन कोई चुरा नहीं सकता है, जो एक ने की ना दूसरे को अलग डिजाइन ही बनानी पड़ेगी। अब थोड़ा बहुत वो इधर से उधर वो करते हैं और फिर बना डालते हैं। ट्रिम्स होता है एक शब्द, ट्रेड रिलेटेड इंडस्ट्रियल मेजर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है ट्रिम्स, इसमें भी इंडस्ट्रियल जो होते हैं ना, इंडस्ट्री की ग्रोथ, निवेश वगैरह, सेवा क्षेत्र,
इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ नियम दिए गए। ये नियम उतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, बस ट्रिम्स का फुल फॉर्म याद रखो किससे रिलेटेड है। एक होता है कंपलसरी लाइसेंस। इसमें क्या होता है ना कि अगर आपके पास पेटेंट है भी नहीं, तब भी गवर्नमेंट कुछ कंपनियों को अलाउ कर सकती है कि आप बाहरी कंपनी की नकल करके बनाओ। जैसे एक नोवोवैक्स करके थी कंपनी, ये क्या बनाती थी, नोवावैक्स है, ठीक है। ये बनाती थी आपकी कैंसर की दवाई, 3 लाख रुपए की बेचती थी। कंपलसरी लाइसेंस इंडियन गवर्नमेंट ने दे दिया, वो 8,000 रुपए की सेम दवाई बेच रही। ये तो जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए, मेडिकल इमरजेंसी आए, या कोई कंपनी का लगे कि इधर उधर कर रही, तो गवर्नमेंट कुछ विशेष परिस्थितियों में कंपलसरी लाइसेंस दे सकती है। तो एक निर्धारित राशि के भुगतान के बदले सरकार द्वारा पेटेंट धारक की अनुमति के बिना, इससे अनुमति नहीं लेगी सरकार, ये दे देगी। क्योंकि फॉर्मूला तो सब रहते हैं मार्केट में कि कैसे ये चीज बनानी, इन्होंने कैसे बनाई, सिर्फ और सिर्फ उसका पेटेंट होता है, इसलिए दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता। जैसे पेटेंट अब किन किन परिस्थितियों में कंपलसरी लाइसेंस मिल सकता है, एक तो उसके पेटेंट लिए हुए उसको 3 साल हो चुके हों, और वैसे अगर 20 साल हो चुके पेटेंट को तो कोई भी इसको कॉपी कर सकता है। जैसे जेनरिक मेडिसिन है ना इंडिया में, ये कहाँ से आई, ये इंडियंस जिनके 20 साल हो चुके हैं उनकी दवाइयों की, इंडियन इनको अब बना रहे हैं धड़ाधड़, बेच रहे हैं। फॉर्मूला इनमें प्रभाव थोड़ा क्या होता है ना, कम होता है, बट अच्छा काम करते हैं। पेटेंट आम जनता की उचित अपेक्षाओं को पूरा न करता, राष्ट्रीय आपातकाल हो, अत्यंत जरूरी स्थिति हो, इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट क्या। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा, पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लास है और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150, तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगे, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है, टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है, ठीक है। फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है, नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है, यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है, ठीक है। बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था, इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।